Hello and welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel, and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today we are going to discuss about Chemistry Special for all competitive exams and all state boards. सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री क्या होता है। उससे पहले हम ये चीज देखेंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड कीमिया से हुई है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कीमिया से हुआ है। और यहाँ पर जो केमिया का जो मीनिंग होगा वो केमिकल्स होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि केमिया मीन्स हमें क्या समझना है, केमिकल समझना है। हम इसके लिए यूज करेंगे केमिकल्स, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात ये आता है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, या फिर कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी जो है आधुनिक रसायन के जनक कौन है, ये चीज पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है, एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्हीं को जो है मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक या फिर जो है केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है उन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवेजियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने जो है एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जो है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत 105 एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया और उन सभी 105 एलिमेंट का इन्होंने नाम लिखा और नाम लिखने के बाद इनका अलग अलग टाइप से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने जो है पूरा लिखा, मतलब उनके बारे में वर्णन किया। और इन्होंने एक काम और किया, एक काम इन्होंने ये किया कि जो हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H होता है, इसका खोज जो है हेनरिक कैवेंडिश ने किया था, बट उन्होंने जो है इसका नाम नहीं दे पाया था। इन्होंने हेनरिक कैवेंडिश ने जो है एटॉमिक नंबर इन्होंने बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया, बट इन्होंने क्या नहीं बता पाया, इन्होंने जो है इसका नाम नहीं बता पाया। इसलिए यहाँ पर जो है इसका नाम भी जो बताने का काम किए वो जो है एंटोनी लेवेजियर ने ही इसका नाम हाइड्रोजन रखा। तो यहाँ पर इनके जो है दो मेजर काम हो गए, दो मेजर वर्क होने के वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ग्रैंड फादर किन्हें कहा जाता है केमिस्ट्री का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड फादर किन्हें कहा जाता है केमिस्ट्री का, तो आप बताएंगे ग्रैंड फादर बर्जिलियस को कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इन्हें जो है केमिस्ट्री का ग्रैंड फादर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया था। इन्होंने बीच में जो है फिर केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के दौरान इसको जो है स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद फिर जो है लास्ट में इसे आगे बढ़ाने का काम किया एंटोनी लेवेजियर ने। तो इसमें जो है सबसे अधिक योगदान का श्रेय यदि किन्हीं को जाता है तो एंटोनी लेवेजियर को जाता है, जिन्हें हिंदी में जो है लेवेजियर भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मेन ब्रांच क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री का जो मेन ब्रांच होता है वो होता है मेरे पास, सबसे पहले तो ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद फिर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर लास्ट में होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के 3 ब्रांच का स्टडी करना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अतिरिक्त भी केमिस्ट्री के अनेक ब्रांच होते हैं, जैसे जो है बायोकेमिस्ट्री हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, तो अलग अलग टाइप से हुए, उनके बारे में जो है स्टडी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होने हैं जनरल कॉम्पिटिटिव में,
उनमें हमें जो है विशेष रूप से इन्हीं तीनों ब्रांच का स्टडी करना है और इन्हीं तीनों ब्रांच के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है वो सब कवर किए जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस क्या है इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक एवं नमक। तो हम इसमें देखेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और फिर जो है इसमें नमक यानी लवण क्या होते हैं, उनके बारे में हम जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता, इसे हम हिंदी में कहेंगे रेडियो धर्मिता। हम रेडियो धर्मिता के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट को जो है रेडियो धर्मी एलिमेंट्स कहा जाता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका खोज कौन किया है, किस वैज्ञानिक ने उनके बारे में स्टडी किया है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक, या फिर जो है इसको हम कह सकते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कार्बन क्या होते हैं और जो कार्बन होते हैं इनका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कार्बन जो है किसी भी एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारा मेटल्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, किन्हें धातु कहा जाता है और किन्हें अधातु कहा जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे विस्तार पूर्वक। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं परमाणु संरचना। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ में जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स वगैरह के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ईंधन। तो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो स्टडी करेंगे उसमें क्या चीज है, फ्यूल, जिसे हम ईंधन कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ईंधन का खोज सबसे पहले कौन किए थे, और फिर जो है ईंधन में जैसे हो गया हमारे पास डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये जो है किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और फिर है नेक्स्ट हमारे पास अगला चैप्टर ग्लास, जिसे हम हिंदी में जो है कांच कहते हैं। इसमें देखेंगे कांच का आविष्कार सबसे पहले कौन किए थे, कितने तरह के कांच होते हैं और इनका निर्माण किस तरीके से होता है, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर, यहाँ यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बहुलक। तो हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पॉलीमर के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे यहाँ पर बहुलक क्या होते हैं, बहुलक कैसे बनाए जाते हैं और इनमें जो एकलक होता है वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि बहुलक किस टाइप के होते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, यानी जो इनके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम देखेंगे यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं जिन्हें इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है हमें प्रिपरेशन करना है। और फिर जो है यहाँ पर जो है जो अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सीमेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, यानी सीमेंट एवं जो है प्रतिजैविक के बारे में हम अगला स्टडी करेंगे। और फिर जो है आखिरी चैप्टर इसमें जो स्टडी करना है जो 11th नंबर पे है उसको हम कह सकते हैं अयस्क एंड अलॉय, यानी इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, अयस्क एवं मिश्र धातु। तो हम जो है यहाँ पर 1 से लेकर 11 चैप्टर तक स्टडी करेंगे और ये सभी चैप्टर हमारे एग्जाम्स के लिए काफी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर जो है आगे हम लोग बात करेंगे जो भी इसमें जो है छोटे मोटे चैप्टर जो भी छूट गए हैं, जो छोटा मोटा टॉपिक होगा उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, उन्हें भी इसी में अरेंज करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करते जाएंगे। और जो भी चीज पढ़ेंगे उसका अच्छे से बारीकी से अपने जो है खुद के हाथों से एक सुंदर सा नोट तैयार करेंगे जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल स्टेट्स बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और फिर हम आगे बात करेंगे इसमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षारक एवं नमक क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ तक जो है यदि इसको नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे शुरू करते हैं। सो अब देखेंगे हम जो सबसे पहले हमें सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है
एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो है एसिड बेस का पहचान टेस्ट के बेस पे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई केमिकल्स हैं या सॉल्यूशन है, जब हम उसका स्वाद लेते हैं और स्वाद लेने के बाद हमें जो है वो सोर लगता है, खट्टा लगता है, तब हम उस पदार्थ को कहेंगे कि हमारा अम्ल है। और जब हम उसका टेस्ट लेते हैं उन पदार्थ का, और लेने के बाद जब वो जो है हमें बीटर लगता है यानी कड़वा लगता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो हमारा केमिकल या सॉल्यूशन बेस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास से दिख रहा है, जिसका स्वाद हमें कैसा लगेगा, सोर लगेगा, खट्टा लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जब जो है हमें स्वाद कैसा लगेगा, इसका टेस्ट बीटर होगा यानी जो है कड़वा लगेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारा केमिकल या सॉल्यूशन बेस है। और फिर देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास टी है, तो टी हमेशा जो है एसिडिक नेचर का होता है, इसमें जो है हमेशा अम्लीय गुण होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और फिर यदि कॉफी की बात करें तो कॉफी जो है हमारा जो है बेस होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, इसलिए हम कॉफी को कह सकते हैं कि वो हमारा क्षारक है। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हमारे पास टी होता है, टी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टी में जो है टेनिन एसिड पाया जाता है। तो हम वहां पर बताएंगे कि टी में जो है हमें कौन सा एसिड मिलता है, टेनिन एसिड मिलता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कॉफी में कौन सा बेस होता है, तो अगर कॉफी में पूछा जाएगा कि कौन सा बेस है, तो हम बताएंगे कि कॉफी में जो है क्विनिन बेस होता है। कॉफी में कौन सा बेस बताया जाएगा, क्विनिन बेस बताया जाएगा। अब जो है फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हमारे पास जो है HCl है, कोई केमिकल से HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर केमिकल है HCl। जब HCl का जब हम टेस्ट करेंगे तो HCl यानी तेजाब है, तो ये जो है टेस्ट करने के बाद हमारे टंग माउथ को जला सकता है। तो ऐसे में जो है टेस्ट करने का जो सिस्टम था वो फेल कर जाता है। तो जब जो है फेल कर जाता है तो ब्रोस्टेड एंड लोरी ने जो तब जो है आगे ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने बताया कि यहाँ पर जो है अब इस तरीके से आप टेस्ट करके इनका पहचान नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना होगा कि ऐसे केमिकल्स या सॉल्यूशन को आप जल में डालेंगे, और जल में डालने के बाद यदि H+ आयन रिलीज करेगा तो उसको समझिए एसिड है, और जब OH- आयन रिलीज करेगा तो उसको समझना है बेस है। यहाँ पर जो है वाटर को हम एक्वस बोलेंगे, AQ लेकर चल रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है HCl है, HCl का ही हमें जो है पहचान करना है कि वो एसिड है या बेस है। तो HCl को हम जो है जल में जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद वो जो है H+ आयन रिलीज करेगा यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज करेगा। तो रिलीज करने के बाद हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एसिड है। और जब जो है हम वाटर में डालते हैं, जैसे हमारे पास केमिकल है NaOH, और इसको हम वाटर में जैसे ही डालते हैं, डालने के बाद यहाँ पर जो है OH- आयन रिलीज करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है बेस है। जैसे अगर हम यहाँ पर आयंस की बात करें तो आयंस हमें दो टाइप से दिख रहे हैं, एक है मेरे पास पॉजिटिव आयन और दूसरा है नेगेटिव आयन। यहाँ पर पॉजिटिव आयन जो है डोनर का वर्क करता है और नेगेटिव आयन एक्सेप्टर का काम करता है। अब हम देखेंगे आगे। अब जो है तीसरा स्टेप ये है कि हम तीसरे में जो है एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के बेस पर हम केमिकल या सॉल्यूशन का पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, और सोरेनसन ने बताया कि अगर आपके पास कोई केमिकल्स है या फिर जो है सॉल्यूशन है, तो उसको आप जो है एक स्केल के ऊपर रखिए, और उस स्केल के ऊपर जैसे ही आप डालेंगे और आपका पीएच वैल्यू 0 to 7 मिलेगा, तो उसको समझिएगा कि वो हमारा एसिड है। और जब जो है पीएच वैल्यू आपका 7 to 14 मिलेगा, तो उसको समझिए कि वो आपका बेस है। यहाँ पर जो है बीच में जो हमारा पीएच वैल्यू 7 होता है उसको न्यूट्रल कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें तो पीएच वैल्यू जो 7 होता है उसमें जो वाटर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, या फिर इसको कह सकते हैं प्योर वाटर। अगर हिंदी की बात करें तो इसको कहा जा सकता है आशुद्ध जल, या फिर शुद्ध जल, या फिर इसी को कह सकते हैं उदासीन पानी। और फिर नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारे पास वाटर होता है उसका यूज किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, या फिर जो है कार के बैटरी में किया जाता है, या घरों में जो इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर के बैटरी उसमें किया जाता है। और फिर जो है इसमें हम देखेंगे
कि जब हमारा जो है पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है, जैसे जैसे वो घटते जाता है वैसे वैसे वह एसिड उतना ही प्रबल होते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और जब जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि पीएच वैल्यू नियर बाय जीरो हो या फिर जो है जीरो हो, जब पीएच वैल्यू नियर बाय जीरो या जीरो हो तो उस कंडीशन में हमारा जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब जो है पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है बेसिक नेचर भी स्ट्रॉन्ग होते जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर नेक्स्ट है, जैसे हम कह सकते हैं इसी को दूसरे शब्दों में कि पीएच वैल्यू नियर बाय 14 हो या फिर 14 हो, तो इस केस में हमारा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब यह है कि यहाँ पर OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सबसे अधिक होगी। और फिर यहाँ पर जो है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा। तो आज के क्लास में बस यहीं तक हम लोग देखेंगे, और फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जिन्हें केमिस्ट्री में कहा जाता है, और फिर यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस केमिस्ट्री में कौन कौन से होते हैं।